इन मॉडल्स में दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक्सोजेनस वेरिएबल्स यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जो कि हम अज्यूम करते हैं या वो गिवन होते हैं, और एंडोजेनस वेरिएबल्स यानी कि वो वेरिएबल्स जिन्हें हम मेजर या डिटरमाइन करते हैं। चलिए इन दोनों वेरिएबल्स को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम अ बर्गर मार्केट। मार्केट है, इसका मतलब है कि बर्गर का कुछ डिमांड होगा और उसका कुछ सप्लाई होगा। तो लेट्स अज्यूम कि क्वांटिटी ऑफ बर्गर डिमांडेड इज इक्वल टू QD। नाउ QD depends on two variables, which is the price of the burger, which is P, and the aggregate income, which is Y. Where D represents the demand function, we can say that QD is equal to D bracket PY. That means demand of burger depends on the burger's price and logo का income. अब जैसे हमने डिमांड फंक्शन पढ़ा था वैसे ही एक सप्लाई फंक्शन भी होता है। लेट्स टेक द क्वांटिटी सप्लाइड एज QS। जैसे क्वांटिटी डिमांडेड कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती थी, वैसे ही क्वांटिटी सप्लाइड भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगी। सबसे पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि इस केस में बर्गर का प्राइस डिनोटेड बाय P। और दूसरा फैक्टर है बर्गर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होते हैं, जैसे वेजिटेबल, मीट, फ्लावर या चीज, उनका प्राइस, जिसे हम डिनोट करेंगे बाय PM। अगर S रिप्रेजेंट करता है सप्लाई फंक्शन को, तो हम लिख सकते हैं दैट क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू सप्लाई ब्रैकेट P, PM, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द बर्गर एंड द प्राइस ऑफ द रिलेटेड मटेरियल। अब आप स्क्रीन पे दोनों फॉर्मूला देख रहे हैं, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि बर्गर का प्राइस यानी कि P दोनों फंक्शन में एक कॉमन एलिमेंट है। इकोनॉमिस्ट ये मान करके चलते हैं कि ये प्राइस एडजस्ट होता रहता है जब तक कि क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल ना हो जाए, और जब ये दोनों इक्वल हो जाता है तब मार्केट अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है। इस मॉडल में प्राइस ऑफ द बर्गर P और क्वांटिटी ऑफ द बर्गर Q एंडोजेनस वेरिएबल्स है, यानी कि हम इन्हें डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं, जबकि कंज्यूमर की इनकम और प्राइस ऑफ द मटेरियल यानी कि Y और PM एक्सोजेनस वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हम उन्हें अज्यूम कर रहे हैं, उनकी वैल्यू मॉडल से बाहर दी जाती है। अब समझते हैं कि डिमांड कर्व की क्या प्रॉपर्टी होती है। Let's see the following table. This table shows the price of the burger in panel A and the quantity demanded in panel B. We can see very clearly that as the price of the burger decreases, the quantity of the burger demanded increases. अब इस डेटा को हम इस ग्राफ में प्लांट करते हैं। On the X and the Y axis, we have both the endogenous variables. On the X axis, we have the quantity of the burger, and on the Y axis, we have the price of the burger. We observe a downward curve. A demand curve is mentioned here as D1. अब समझते हैं सप्लाई कर्व के बारे में। Consider the following table. In the panel A, we have the prices of the burger, and in panel B, we have the quantity of the burger supplied. This table shows as the price of the burger increases, the quantity of the burger supplied increases too. अब इस डेटा को हम इस ग्राफ में प्लांट करते हैं। On the X and the Y axis, we have quantity of the burgers and the price of the burgers respectively. We observe an upward curve. The supply curve is mentioned here as S1. As we see in this graph, where supply curve and the demand curve intersect, that exact point is the point of equilibrium. इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां मार्केट रेस्ट पे होता है। इस पॉइंट की रिस्पेक्टिव क्वांटिटी को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी Q1 कहते हैं, और प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि P1 कहते हैं। ये सब तब है जब हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्सोजेनस वेरिएबल स्टैटिक है, जैसे कि इनकम, प्राइस और रिलेटेड मटेरियल। अब अज्यूम करिए कि क्या होगा अगर इनकम बढ़ जाए। लेट्स गेट बैक टू द डिमांड ग्राफ। सिंस इनकम बढ़ गई है तो सडनली बर्गर की डिमांड भी बढ़ जाएगी, फ्रॉम Q1 टू Q2। जैसे ही ये क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस न्यू क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट करके इंक्रीज होगी, फ्रॉम P1 टू P2, और जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होगा राइटवर्ड्स टू D2। अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाएगा, एंड हेंस आपका जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा।
चलिए अब अज्यूम करते हैं कि क्या होगा अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड मटेरियल इंक्रीज हो जाए। जैसे ही मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, ऑब्वियसली सप्लाई का क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम Q1 टू Q2। जैसे ही क्वांटिटी घटेगी, प्राइस न्यू क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट करके इंक्रीज होगी फ्रॉम P1 टू P2, और जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड्स फ्रॉम S1 टू S2। अगर मटेरियल एक्सपेंसिव हो जाएगा तो सप्लाई घट जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी घट जाएगी। ऑफ कोर्स ये मॉडल एक्सेसिवली सिंप्लीफाइड है। रियल लाइफ में बर्गर शॉप्स की लोकेशन, उनकी डिलीवरी की पॉलिसी, अदर फूड चॉइसेस जैसे वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं। डज दैट मेक आवर मॉडल यूजलेस? नॉट रियली। इकोनॉमिक्स में मॉडल की यूटिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि हमें एग्जैक्टली क्या समझना है। अगर हमें सिर्फ बर्गर प्राइस और सेल समझनी है तो ये सिंपल मॉडल काफ़ी यूजफुल है। लेकिन अगर हमारा गोल ये है कि हम कंपेयर कर पाएँ दो इकोनॉमीज़ को, जहाँ पे एक में 10 बर्गर शॉप्स हैं और एक में 2 बर्गर शॉप्स हैं, और आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कहाँ का प्राइस लो होगा, तो हमारा ये मॉडल प्रिटी यूजलेस होगा। Hence, it is important to understand that no single model can explain every economic variable. Economists अलग अलग मॉडल यूज करते हैं to understand and explain different economic actors. मैक्रो इकोनॉमिक्स के मॉडल को समझने के लिए इकोनॉमिस्ट अपने मॉडल्स में इंपॉर्टेंट अजम्पशंस लेते हैं। ये कि प्राइसेस और वेजेस कैसे एडजस्ट किए जाते हैं। ज़्यादातर मॉडल मान के चलते हैं कि मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, जहाँ सप्लाई और डिमांड बैलेंस हो जाती है। इसे हम मार्केट क्लियरिंग कहते हैं। लेकिन ये अजम्पशन पूरी तरीके से रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि हर प्राइस तुरंत एडजस्ट नहीं होता। रियलिटी में सारे वेजेस और प्राइसेस स्टिकी होते हैं, जैसे कि लेबर्स की दिहाड़ी 2-3 साल के लिए फिक्स की जाती है, या फर्म्स अपने प्रोडक्ट का प्राइसेस कभी कभी 3-4 साल तक भी नहीं चेंज करते। ये स्टिकीनेस का मतलब ये नहीं है कि मार्केट क्लियरिंग का मॉडल बेकार है। लॉन्ग रन में प्राइसेस और वेजेस एडजस्ट होती हैं, इसीलिए ये मॉडल्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ जैसे टॉपिक को समझने के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म्स मॉडल को समझना है, जैसे कि ईयर टू ईयर जीडीपी फ्लक्चुएशन या अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे स्टिकी प्राइस मॉडल ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिस्ट लॉन्ग रन के लिए फ्लेक्सिबल प्राइस असम्पशन और शॉर्ट रन के लिए स्टिकी प्राइस असम्पशन को यूज़ करते हैं। आज हमने जो कुछ भी पढ़ा वो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को आगे समझने में हेल्प करेगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करेगा, और हम आगे सीखेंगे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे वेरिएबल्स को कैसे मेजर किया जाता है। हम क्लासिकल थ्योरी, ग्रोथ थ्योरी, बिजनेस साइकिल थ्योरी एज वेल एज एडवांस्ड मैक्रो कंसेप्ट्स जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डायनामिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, फर्म के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को कवर करेंगे। फाइनली पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। पॉलिसी मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, स्टेबलाइजेशन ऑफ द पॉलिसीज, गवर्नमेंट डेट और फाइनेंशियल क्राइसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इंडीड अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने इकोनॉमिक्स पगलू फ्रेंड्स के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू अस। We will be back with more polity, history and eco videos regularly. Till then, study well and keep watching Freakonomics.